देखिए ये है आपका क्लास नंबर 6 केमिस्ट्री का, और इस क्लास नंबर 6 में जैसा कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक ये पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ओके, आज की क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे, वो भी डिटेल्ड मैटर के साथ, डिटेल्ड कंटेंट के साथ में। आप देख सकते हैं आपके सामने कंटेंट है। तो सबसे पहले यहाँ परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। जैसे आप फल जब पक जाता है तो भाई उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। कच्चा फल पक्का फल में अंतर होता है ना। या जो आपका भाप का बनना या जो है जंग लगना, ये सब क्या परिवर्तन है। अब परिवर्तन में भी दो तरह का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है। अच्छा, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जब अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाए और उसको उसके मूल रूप में ना लाया जा सके। जैसे हम कहें दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, आप कहोगे हाँ, क्योंकि दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है ना। लेकिन बात करें भौतिक परिवर्तन का, तो भाई भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी टेम्पोररी बेसिस पर परिवर्तन होता है। और भौतिक परिवर्तन में उसको वापस उनके मूल रूप में लाया जा सकता है। जैसे बल्ब का जलना, जब तक बल्ब जलेगा तब तक उसका रूप चेंज रहेगा, लेकिन जैसे लाइट स्विच ऑफ कर दोगे तुरंत बल्ब अपने मूल स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है, इतना समझ में। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम का पिघलना, है ना। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं बल्ब का जलना, बर्फ से पानी बनना। अच्छा, बर्फ से पानी बनेगा या जो पानी से बर्फ बनेगा, क्या दोबारा ये बदल जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? आपका भौतिक परिवर्तन है। बताओ, पहला परिवर्तन समझ में आया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आप कहोगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बनेगा वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। बोलो क्लियर है ना। आगे अब यहाँ देखिए होता क्या है, तो एक या अनेक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जब नौसादर पर NH4Cl, नौसादर पर जब चूना CaO, नौसादर पर जब चूना मिलाया जाता है और जब उसे हाथ से रगड़ा जाता है, तब वहां से तीक्ष्ण गंध निकलती है, और वो गंध होती अमोनिया गैस की, NH3 की होती है, जो कि टॉयलेट में पाया जाता है, उत्पन्न होती है ना। तो इससे क्या हुआ, बाकी पदार्थ जो है नमी युक्त हो जाता है, मतलब उसके साथ जल भी निकलता है। समझ में आया। और जल के साथ आपको पता है कि वहां पर अमोनियम क्लोराइड क्या बनता था, मतलब अवक्षेप के रूप में कुछ पदार्थ बनता है। आगे आप देख सकते हैं क्या पदार्थ बनता है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए NH4Cl में जब CaO का चूना मिलाया गया, तब यहाँ क्या बना, देखिए अमोनिया गैस बना, NH3 बना, क्या बना, NH3 बना। अमोनियम क्लोराइड मत लिखिए भैया, यहाँ पर लिखिए अमोनिया गैस। NH3 के नीचे आपको लिखना है अमोनिया गैस, इसके लिए आप लोग सही कर लीजिएगा। और इसके साथ में नमी युक्त मतलब जल बना, और अवक्षेप के रूप में क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, उसको सही कर लीजिए। अमोनियम क्लोराइड नहीं बल्कि अमोनिया गैस होगा। क्लियर है, नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया अब कितने प्रकार की होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसको कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उपचयन को कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। और इन दोनों को मिलाकर जब बनाया जाता है तो वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है। क्लियर है। अभी अब एक एक के बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ संयोग करके आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, लेकिन कंडीशन है यहाँ पर कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, तो ऐसे अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अमोनिया NH3, अमोनिया गैस को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तब ये क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनता है। क्लियर है। इसी तरह दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जब क्लोरीन गैस मिलाई जाती है तब यहाँ से बनता है कार्बोनिल क्लोराइड।
कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको फास्फीन भी कहते हैं, याद रखना ये चीज। अगर कोई पूछ ले फास्फीन क्या, तो फास्फीन का मतलब कार्बोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होगा, COCl2 होता है। क्लियर है। अब आप कह रहे होगे सर जी ऐसे आप उड़ाकर पढ़ा दे रहे हो। भाई देखो, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक मैंने बढ़िया डिटेल से पढ़ा है इन सबको। ये आपका क्लास 6 जो है रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास को हम लोग रिवीजन की ही तरह पढ़ेंगे। क्लियर है। आगे अगर आपको अच्छे समझना है तो आप पिछली क्लासेज क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 आप देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। क्लियर। अभी रिवीजन करो। इसी तरह कार्बन है ना, कार्बन जब जो कि सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, कार्बन में को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाएगा तब ये क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है ना। जब जल हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तब ये क्या बनता है, जल बनता है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। क्लियर है। अभी बताओ समझ में आया इतना, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रियाएं। अब ये क्या होती हैं, एक मिनट भाई देखिए, वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रियाएं वो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु तत्वों या अपघटित, है ना, अपने अवयवों में घटित हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन, डीकंपोज हो जाते हैं। ये 3 तरह की होगी। उसमें अपघटन यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन, प्रकाश अपघटन फोटोलिसिस, और विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइट डीकंपोजिशन। अच्छा उसमें अपघटन क्या होता है, एक मिनट भाई ये भाग रहा है बहुत ज्यादा। उसमें अपघटन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। बस नाम से क्लियर। उसमें अपघटन मतलब ऐसा यौगिक जो कि अपने अवयवी तत्वों में ब्रेक हो रहा है, लेकिन किसके प्रभाव के, किसके प्रभाव से, तो आप कहोगे उष्मा के प्रभाव से। वही यहाँ लिखा गया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक, रासायनिक यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसे कहते हैं, उसमें अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चाक का सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पर जब उष्मा दी जाती है तब ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेज फॉर्म में निकलता है। इसी तरह फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट को जब उष्मा दी जाती है तब ये बन जाता है, फेरस से फेरिक सल्फेट बन जाता है ना। फेरस से क्या बनता है, वो सॉरी फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, फेरिक ऑक्साइड बनता है। फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, लेकिन ये फेरिक ऑक्साइड भूरे रंग का हो जाता है। इसके साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस देता है। क्लियर है भैया। आगे देखिए, ये सारा क्वेश्चन बनता भी है। क्या होता है जब फेरस सल्फेट को उष्मा या फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, तो आपको ये चीज लिखना होगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनते हैं, आपको दिखाना रहेगा। क्लियर है। आगे देखिए प्रकाश अपघटन। तो प्रकाश अपघटन क्या होता है, जब वियोजन की अभिक्रिया, जब अपघटन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के द्वारा होती है तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कौन है, AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है और इसमें अवक्षेप के रूप में, सॉलिड के रूप में कौन बचा रह जाता है, सिल्वर बचा रह जाता है, यानी कि Ag बचा रह जाता है। बोलो क्लियर है इतना। आगे चलते, आगे देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक का जलीय विलयन या गलित अवस्था में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तब वो अपने 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघटन कहते हैं। इस प्रक्रम में धनायन कैथोड पर, जो धनायन रहता है वो कैथोड पर आ जाता है और ऋणायन जो रहता है एनोड पर आ जाता है ना। मतलब धनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पर आ जाता है और जो ऋणायन होता है वो किस पर आ जाता है, पॉजिटिव वाले पर आ जाता है। यहाँ पर देखो जल, जब जल को जब जल का जलीय विलयन यानी कि जब जलीय विलयन को, जो कि जल का ही होगा, उस पर विद्युत प्रवाहित किया जाएगा तब वो अपने अवयवी तत्वों यानी कि हाइड्रोजन गैस जो कि कैथोड पर जाकर रहता है और ऑक्सीजन गैस जो कि एनोड पर जाकर रहता है, इसमें ब्रेक हो जाता है। अच्छा पोटेशियम क्लोराइड को गलित अवस्था में, जब पोटेशियम क्लोराइड को जब लिक्विड अवस्था में विद्युत प्रवाहित की जाती है तब ये किसमें बदलता है, उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है, तो क्या बचता है, पोटेशियम बचता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक
क्रियाकारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थों की विस्थापित कर देता है। आप मारो इसको गोली। ऐसी विस्थापन अपक्रियाएं वो अपक्रियाएं होती हैं जिसमें या जिन अपक्रियाओं में एक क्रियाशील तत्व है ना किसी दूसरे पदार्थ के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं विस्थापन अपक्रियाएं कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट को जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जब आयरन को मिलाया जाता है, तब क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा क्रियाशील तत्व है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को निकाल देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर की जगह जाकर खुद बैठ जाता है। आप देखो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आप कहोगे फेरस सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट जो कि नीले रंग का विलयन था, फेरस सल्फेट अब कैसे रंग का विलयन हो गया, हरे रंग का विलयन हो गया, कॉपर अवक्षेप के रूप में निकल गया। बताओ क्लियर है। इसी तरह कॉपर सल्फेट में अगर जिंक मिलाते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में, तब जिंक ज्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो क्या हुआ, कॉपर को विस्थापित कर दिया और कॉपर की जगह जाकर खुद बैठ गया और बना क्या रहा है, कॉपर सल्फेट से जिंक सल्फेट बन गया और जो कॉपर को एक सॉलिड के रूप में विक्षेप कर दिया, विस्थापित कर दिया। बताओ समझ में आया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों यौगिकों के आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा है ना नए उत्पाद बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जहां पर दो यौगिकों के है ना विभिन्न तत्वों के परस्पर आयन से या दो यौगिकों के तत्वों के आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन, मतलब दोनों तरफ से विस्थापित होता है। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को जब बेरियम सल्फेट के बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में लाया जाता है, तब बेरियम सोडियम की जगह आकर क्या बना लेता है, बताओ, बेरियम सोडियम सल्फेट की जगह आकर क्या बना लेता है, आप कहते हो बेरियम सल्फेट बना लेता है। और ये सोडियम कहां चला जाता है, इधर बेरियम क्लोराइड के पास, तो वहां से वो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बनाता है, नमक का जलीय विलयन, और ये बेरियम सल्फेट का एक सॉलिड फॉर्म देता है। क्लियर है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट में जब पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है, तब सिल्वर की जगह पोटेशियम और पोटेशियम की जगह सिल्वर आ जाता है। समझने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो, है ना, उनके जगह वो, उनके जगह वो आ जाता है। तत्वों का परस्पर आयन का विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। तो देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड बन गया और जो पोटेशियम क्लोराइड था वो क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर है भाई। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की जगह आ गया, क्या आ गया, तो आप कहोगे पोटेशियम, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की जगह सोडियम आ गया, तो क्या बन जाएगा, आप कहोगे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आया। अगला है उपचयन। अरे यार कहां भागता है तू, देखो ये है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन अभिक्रियाएं। तो क्या होता है भैया, देखते हैं, पहले बात करते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, चाहे उपचयन बोलो चाहे ऑक्सीकरण बोलो। ये क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या जो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, पदार्थ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ऑक्सीकरण या जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर को जब ऑक्सीजन के संपर्क में लाया गया और ताप दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, तब क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, कॉपर में ऑक्सीजन योग हो गया, वृद्धि हो गई, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ SnCl2, ये SN ही तो है, SN किसका सिंबल है भाई। अब देखिए यहाँ SnCl2 स्टैनस क्लोराइड को जब क्लोरीन के संपर्क में लाया जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, स्टैनिक क्लोराइड बन जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में लाया जाता है, तब ये क्या बन जाता है, मैग्नीज क्लोराइड, इसके साथ क्लोरीन गैस निकलती है और जल बनता है। अब ये चीज थोड़ा कम समझ, हमने क्या बताया था, याद करो, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब नेगेटिव आयनों की वृद्धि होगी। तो आप देख सकते हो SnCl2 है ना, और यहाँ SnCl2 में जब Cl2 मिलाया गया तो दो पॉजिटिव चार्ज और आ गया, क्या बन गए, ये दो नेगेटिव चार्ज और आ गया, और SnCl2 से क्या बन गया भैया, आप करो SnCl4 बन गया। तो नेगेटिव आयनों की वृद्धि हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण है ये चीज। आगे देखो MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड में
जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाएगा तब ये क्या बन गया, मैग्नीज क्लोराइड बन गया, क्लोरीन गैस निकल गया। तो आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। तो मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का वृद्धि, हाइड्रोजन का ह्रास। आगे जिंक में जब कॉपर सल्फेट को मिलाया जाएगा तब क्या बन जाएगा भैया, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्लियर है, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। आगे देखिए सोडियम में, अब सोडियम का क्या किया गया, जब सोडियम अपने आयनों में विभक्त होता है तो एक ये नेगेटिव आयन का त्याग कर देता है। इसको बताएंगे, मैं अलग से बढ़िया इसको समझाऊंगा, इसके लिए डोंट वरी। ओके, आगे देखिए बाकी समझाया गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं उसको अलग से भी समझा दिया जाएगा। आप लोग बताना, उसकी पूरी एक क्लास ले लिया जाएगा, जितना भी कंफ्यूजन वाला, खासकर इक्वेशन वाला रहेगा, बैलेंस करने वाला, ओके, समीकरण वाला। अपचयन क्या होता है, अपचयन ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का तो ह्रास होता है लेकिन हाइड्रोजन का योग होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का ह्रास का मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयन होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आप कह देना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे, जब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन मिलाया जाता है तो कॉपर से ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया और कॉपर बेचारा अकेला रह गया। मतलब यहाँ पर रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया है। आगे देखिए कॉपर को इसे बोलेंगे क्यूपरस क्लोराइड में जब क्यूपर कॉपर को मिलाया जाता है तब ये क्या बन जाता है, आप कहते हो CuCl, हाँ 2CuCl बन जाता है। बाद में इसको अच्छे समझा देंगे, अभी आपको मेन फोकस करना है कि अपचयन अभिक्रिया होता क्या। जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन को मिलाया जाता है तब क्या होता है, देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो भाई ऑक्सीजन का तो ह्रास होगा अपचयन में, लेकिन हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आगे आप देखो यहाँ पर, हाँ ZnO+C, ये क्या बनेगा, Zn+CO। फिर अगला क्या, फेरिक क्लोराइड में जब हाइड्रोजन सल्फाइड मिलाया जाता है तब ये बनता है फेरस क्लोराइड। फेरिक से क्या बन गया, फेरस। फेरिक में 3 पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और फेरस में क्या होता है, 2 होता है, प्लस HCl बना, प्लस सल्फर बना। अब यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन आयनों की वृद्धि हो रही है, HCl। यहाँ देखो Na+, Na ये क्या है, आप कहोगे सोडियम आयन। सोडियम आयन में जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पदार्थ का योग हो, इलेक्ट्रॉनों का योग हो, तो सोडियम आयन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये अपने सोडियम मतलब कंप्लीट धातु बन गया। क्लियर है, आपने उसमें क्या देखा था, इसके पहले उपचयन में देखा था, ये उल्टा था। तो उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पदार्थों का त्याग होता है, लेकिन अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। क्लियर है, आगे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण या अपचयन तथा अपचयन, ऑक्सीकरण उपचयन एक ही होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही समय पर हो उसे कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के संपर्क में लाया गया तो कॉपर ऑक्साइड किसमें बदल गया, कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। आप कहोगे कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीकरण का ह्रास नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अपचयन नहीं बल्कि उपचयन, नहीं सही है, अपचयन है, रिडक्शन है। जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वो होता है रिडक्शन होता है। अभी थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया है ना, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, उसे कहते हैं अपचयन कहते हैं, यानी कि रिडक्शन। और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, वृद्धि होती है, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, है ना, यानी कि उपचयन कहते हैं। नाम में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ देखो हाइड्रोजन से क्या बन गया, जल बन गया, H2O बन गया। तो H2 में क्या ऐड हुआ, H2O ऐड हुआ, इसलिए ये क्या है, आप कहोगे अपचयन या जो है अपचयन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब सॉरी यार, उपचयन है, उपचयन का मतलब होगा ऑक्सीकरण होगा। क्लियर है, अब यहाँ पर आगे देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नाम से क्लियर है, ऊष्माक्षेपी यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्षेप होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथेन गैस में जब ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तब ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये ग्लूकोज
ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलाया जाता है, ऑक्सीजन गैस है ना, ग्लूकोज के जलीय विलयन में जब ऑक्सीजन गैस मिलता है तब ये क्या बनता है, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। ये श्वसन प्रक्रिया है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड में जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जब मरकरी बनाया जाता है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी बनते समय मर्क्यूरिक ऑक्साइड बाह्य वातावरण से ऊष्मा का क्या करती है, अवशोषण करते ऊष्मा को लेती है। तो मरकरी और प्लस ऑक्सीजन बनी। एक मैंने ये भी बताया था, फोटो मेन तो लिखे ही नहीं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो 12 रेशियो में कार्बन डाई और 6 रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड और 12 रेशियो में जल मिलता है और सूर्य का प्रकाश यानी कि ऊर्जा उष्मा लेता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तब वो बनाता है C6H12O6 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल बनाता है। मेन तो लिखे नहीं भैया। चलो आगे आ जाओ। संक्षारण, संक्षारण को बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब क्या होती है, वो संक्षरित हो जाती, धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे जब लोहा को ऐसे मान लो बारिश में खुले छोड़ दो तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली ये कौन सी प्रक्रिया है, संक्षारण कोरोजन प्रक्रिया। लोहे पर जंग लगना एग्जाम्पल है, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब कैसी प्रक्रिया है, संक्षारण है। आगे संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। लोहे का ऑक्सीकरण का मतलब लोहे पर ऑक्सीजन, जब लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब क्या हो जाता है, वो लोहा एक जंग लगने की प्रोसेस हो जाती है। यही यहाँ दिए हैं, है ना। क्या दिए हैं कि कहाँ गए भाई, संक्षारण की प्रक्रिया में लोहे का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो जाता है तथा एक यौगिक जल योजित फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो कि ये जंग का सूत्र होता है, याद रखो Fe2O3 into XH2O। मतलब पानी की मात्रा लिमिटेड नहीं, पानी की मात्रा कुछ भी हो सकती है। तो ये जंग का सूत्र है, जंग लगना, जो जंग होता है ना उसका सूत्र है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, है ना। अब फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट, इसको क्या बोलेंगे, पूरा फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेट बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो फेरस जब ऑक्सीजन के संपर्क में, जल के संपर्क में आता है तब ये जंग लगना हो जाता है, जंग लग जाता है और जंग का फॉर्मूला होगा Fe2O3 into XH2O। अब नेक्स्ट आता है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है, तो देखो जब तेल तथा वसा जो प्रकृति में वाष्पशील होते हैं, प्रकृति में क्या होते हैं, वाष्प के रूप में होते हैं, जब ये खाद्य पदार्थ तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ अपचयित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधी हो जाते हैं। ऐसे समझो, जब कोई तैलीय तेल पदार्थ या खाद्य पदार्थ होगा, है ना, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो वाष्प के संपर्क में आएगा, पानी के जल वाष्प के संपर्क में आएगा और इससे क्या होगी, उसमें धीरे धीरे गंध आने लगेगी, यानी कोई चीज खराब हो जाएगी, है ना। विकृत गंधी हो जाते हैं और इनकी गंध और इनका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विकृत गंधिता कैसे रोकोगे। विकृत गंधिता रोकने के उपाय क्या है, तो देखिए विकृत गंधिता रोकने के कई उपाय हैं। खाद्य पदार्थों को वायुरोधी या पात्रों में रखना चाहिए। ऐसे पात्र में रखो जहां पर हवा ना जा सके। जैसे आप देखे होंगे बाजार में जो अचार होता है एकदम सब डिब्बा बंद सील पैक रहता है एक तरह से, है ना। अगर उसको बार बार हाथ से, या घर में आप लोग की मम्मा कहती हैं कि भैया वो अचार निकालो तो चम्मच से निकालो, हाथ से निकालोगे तो अचार जल्दी खराब जाएगा, फफूंद लग जाएगा, वही चीज है। आगे दूसरा उपाय, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन करना चाहिए। और खाद्य पदार्थ जैसे आलू, चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उनके साथ नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। अब याद रखो जो चिप्स वगैरह होती है ना, इसके अंदर जो भरा रहता है, फूला रहता है, इसमें कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। नाइट्रोजन गैस की वजह से वो फूला रहता है, भरी रहती है। ऑक्सीजन होता तो बर्बाद जाता, खराब जाता, है ना। आगे खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में बचाकर रखना चाहिए, इससे भी वो खराब जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान 4 तरीके से आपको करना है। एक तो अवस्था में परिवर्तन होगा, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई, रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उसके अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन से, या रंग में परिवर्तन से, या जो है
गैस के निकलने से आपको पता चलेगा। अवस्था में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया अवस्था में परिवर्तन के द्वारा अभिलाक्षणित होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, जब हम मोम को जलाते हैं, है ना, जब मोम को जलाते हैं तब जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। आप देखियो मोम पिघलती, इसका मतलब जल की मात्रा, और उससे एक गंध निकलती है काले धुआं की तरह, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है, जल, द्रव और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये क्या है, आपको होगी ये गैसेज पदार्थ है। क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट है आपका ताप में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया ताप के परिवर्तन के द्वारा अभिलाक्षणित होता है। कैसे? जैसे यदि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया करता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड पर प्लस H2O होता है, तब वो क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है। CaO प्लस H2O मिलकर CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है ना, ये चीज हो जाता है। क्लियर है? अभी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया आप ये चीज दिखा सकते हैं, या मैं कॉपी में लिखवा दूंगा, यहाँ पर क्या लिख लेना, CaO प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब ब्रैकेट में वो, समझे हो, होल ट्वाइस समझ रहे हो ना, Ca, तो समझ में आ गया ना। आगे देखिए रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा भी अभिलाक्षणित होती हैं। कैसे? जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करता है, तब क्या होता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है ना, बैगनी रंग होता है, वो गायब हो जाता है। या अभी आपने देखा था जब कॉपर सल्फेट में आयरन को मिलाया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था, आप कहते हो नीला था, और जब आयरन सल्फेट बनता है तब वहां पर रंग कैसा हो गया था, हरा हो गया था। तो रंग में परिवर्तन होता है कि नहीं? आगे आ जाओ। यहाँ पर गैस का निकलना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने के साथ क्या होती हैं, अभिलाक्षणित होते हैं। जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तेनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाया जाता है, तब वहां हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। इसका मतलब ऐसे समझो, यहाँ करें जब दानेदार जिंक, है ना, जब जिंक की अभिक्रिया, ये हो गया आपका, जिंक की अभिक्रिया किससे कराया जाता है, HCl से कराया जाता है, तब वहां पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और बनता है आपका ZnCl2 बनता है। क्या बनता है, मतलब जब जिंक Zn प्लस HCl मिलता है तब क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनती है। अब समीकरण को आप बैलेंस कर सकते हैं। आगे आ जाइए। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए आपको जनरली जो है हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है ना। रासायनिक समीकरण के बाईं ओर तथा दाईं ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये आपको मेन याद रखना है ना। और जो है द्रव्य की अविनाशता के नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक परिवर्तन में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता और ना ही कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पर देखें, अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाएगा, या मैग्नीशियम धातु को जब ऑक्सीजन धातु की उपस्थिति में जलाया जाता है, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति, ऑक्सीजन धातु नहीं होता है, जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाया जाता है, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद राख बनाता है। पहला ही क्वेश्चन क्या बैलेंस है, आप कहोगे नहीं बैलेंस है। क्यों नहीं बैलेंस है? क्योंकि ऑक्सीजन इधर 2 बार उधर 2 बार हो चाहिए। अच्छा, 2 बार पूरा करने के लिए हमने क्या किया, MgO के पहले 2 लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है, Mg भी 2 बार आ गया। अच्छा, Mg के भी पहले 2 लगा दिया। देखो इक्वेशन नंबर 2 में समीकरण हो गया बैलेंस। देख रहे हो? अब उसमें देखो भाई, आगे आ जाओ। रासायनिक परिवर्तन को वैसे संतुलित करने की 4 विधियां हैं। जांच एवं ट्रुथ विद, हीट एंड ट्रायल मेथड, या इसको कहते हैं अनुमान विधि कहते हैं। ये भी बोले थे, लिख लो। इसको क्या कहते हैं, अनुमान विधि कहते हैं। दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा संयोजकता विधि, और चौथा आयनिक समीकरण विधि। हम लोग कौन से विधि से बैलेंस करते हैं, जांच एवं त्रुटि विद हीट एंड ट्रायल मेथड, या जो अनुमान विधि। क्लियर है भैया, समझ में आया? इतना सारा क्लियर?